नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स में किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उनके अंदर अक्सर ऐसे बिहेवियरल चेंजेस मतलब उनके व्यवहार में, सोच में, फीलिंग्स में ऐसे बदलाव देखने में आते हैं जो कि डॉक्टर्स का मानना है कि दौरों के कारण ही पड़ते हैं। मतलब कि अगर इन्हें ये दौरे ना पड़ते होते तो शायद इनके अंदर ये पर्सनैलिटी चेंजेस ना आते, बिहेवियर के चेंजेस ना आते। तो हमेशा से डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स भी ऐसा देखते रहे हैं कि कुछ एपिलेप्सी के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है उनके बिहेवियर में, उनकी पर्सनैलिटी और सोच में। एक ऐसा मेजर नेगेटिव सा चेंज आ जाता है जिसकी वजह से लोगों को उनके साथ डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोगों को उनके साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वे काफ़ी एंग्शियस और बड़े रिजिड से दिखाई पड़ने लगते हैं। फैमिली मेंबर्स अक्सर उनके साथ डील करने में, उनको हैंडल करने में परेशानी महसूस करते हैं और किसी ना किसी तरह से ये जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, इनकी रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब हो जाती है और ये लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर भी नहीं पाते। हमेशा अपने को बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट और अनसक्सेसफुल सा पाते हैं, रिलेशनशिप में भी और करियर में भी। तो शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसी फाइंडिंग्स देखी हैं, रिसर्च की हैं, जिसमें उन्होंने पाया है कि किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस आमतौर पर एपिलेप्सी के पेशेंट्स में पाए जाते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ब्रीफ वीडियो होगी ये। तो जो भी जानकारी आपको मैं दूंगा, उम्मीद है आपके काम आएगी और आप उन लोगों से भी इस वीडियो को शेयर कर पाएंगे जिनको कि इस वीडियो से ली गई जानकारी से मदद मिल सकती है और अपने फैमिली में उस पेशेंट को जानने में भी हेल्प मिलेगी और साथ साथ वो लोग जो खुद इस बीमारी से जूझ रहे हैं वो भी समझ पाएंगे कि उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आ चुके हैं या वे जो बिहेव करते हैं नेगेटिवली वो क्यों और कैसे करते हैं। तो फैमिली मेंबर्स को उनको ट्रीट करने में, हैंडल करने में हेल्प मिले, इस वीडियो का यही मकसद है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी मिलती है। तो कुछ शोधकर्ता ऐसा मानते थे कुछ समय पहले कि कोई एपिलेप्टिक पर्सनैलिटी जैसा भी कुछ होता है। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को एपिलेप्सी होती है उनमें कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी देखने में मिले? पर ऐसा रिसर्चेज में नहीं पाया गया। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कुछ एपिलेप्टिक पर्सनैलिटी टाइप के लोग होते हैं। तो कह सकते हैं कि जिन लोगों में एपिलेप्सी रही है, काफी समय से रही है या कुछ ही समय पहले से शुरू हुई है, तो उनमें जो भी चेंजेस आते हैं वो हम अलग अलग तरह के डाइवर्स चेंजेस देखेंगे। मतलब हम कहेंगे कि भाई अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग चेंजेस आए होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि इस पर्सन को अगर एपिलेप्सी हुई है तो ये इस तरह से बिहेव करता होगा। हम उनके बिहेवियर को किसी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अलग अलग पेशेंट अलग अलग बिहेवियरल और पर्सनैलिटी चेंजेस दिखाएंगे। सबसे कॉमन जो बदलाव देखने में आते हैं वो उनके इमोशनल नेचर में देखने में आते हैं। मतलब या तो ये लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस दिखाई पड़ेंगे या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड दिखाई पड़ेंगे या दोनों टाइप के इमोशनल स्टेट्स इनमें देखने में आते हैं। एंग्जाइटी मतलब बेचैनी, घबराहट बहुत होगी, चिंता बहुत करेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी। डिप्रेस्ड मूड जैसे कि लो कॉन्फिडेंस होगा, लो मूड फील करेंगे, उदास महसूस करेंगे। अक्सर दिखाई पड़ेगा कि ये छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देंगे, जिसे कि इमोशनल लेबाइलिटी कहते हैं। मतलब कि बहुत जल्दी उनमें इमोशंस के चेंजेस आ जाएंगे। इमोशनल फ्लक्चुएशंस इनमें बहुत रैपिड होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये इमोशनली बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो कॉन्फिडेंस का लो होना, हेल्पलेस फील करना, लोगों से मिलने में इंटरेस्ट की कमी हो जाना या लोगों को अवॉइड करना, उनसे दूर रहना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागना और साथ ही साथ मूड में आने वाली रैपिड फ्लक्चुएशंस, ये इनके नेचर का कहीं ना कहीं पार्ट बन जाता है। हालांकि हम इसको पर्सनैलिटी का कोई टाइप नहीं कहते, हम ये नहीं कहेंगे कि ये एपिलेप्टिक पर्सनैलिटी बन चुके हैं। पर हाँ, ये चेंजेस जो हैं इनमें अलग अलग लेवल और अलग अलग इंटेंसिटी के दिखाई पड़ सकते हैं और एपिलेप्सी की ड्यूरेशन पर भी ये डिपेंड करता है। कितने लंबे समय से एपिलेप्सी बनी हुई है, कितने लंबे समय से उनको दौरे पड़ते रहे हैं और कितने ज्यादा दौरे पड़ते रहे हैं, ये सब डिटरमाइन करता है कि इनकी इमोशनल स्टेट कैसी होगी और इनके अंदर आने वाले जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो कैसे होंगे। तो कुछ लोगों में तो बहुत एक्सट्रीम और इंटेंस इमोशनल चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं जिनमें ओवरऑल इमोशंस को फील करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। वो थोड़े कम एम्पैथेटिक हो जाते हैं, मतलब थोड़े हॉस्टाइल दिखाई देंगे, थोड़ी सेंसिटिविटी उनमें कम हो जाएगी, दूसरों के प्रति सेंसिबल कम हो जाएंगे और अपने में भी उनके अंदर दूसरों के प्रति भावनाओं को महसूस करने में कमी महसूस होगी, कमी आ जाएगी। तो उल्टा भी असर देखने में आता है। यही वजह है कि साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनालिटी नहीं होती एपिलेप्टिक पेशेंट्स की।
सेक्सुअल इंटरेस्ट, सेक्सुअल डिज़ायर और जो लिबिडो है, सेक्सुअल अराउज़ल जो है, वो भी काफ़ी कम हो जाता है कई पेशेंट्स में। मतलब सेक्स के प्रति उनका इंटरेस्ट नहीं रहता और उनकी सेक्स क्वालिटी जो है वो भी बहुत पुअर हो जाती है। पर कुछ लोगों में पैराफिलियाज रिपोर्ट किए गए हैं और हाइपरसेक्सुअल बिहेवियर भी देखा जाता है। मतलब उनमें सेक्सुअल डिजायर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा भी देखने में आता है। हालांकि ये जो हाइपरसेक्सुअल बिहेवियर्स हैं, ये कोई ऐसे बिहेवियर्स नहीं है जो कॉन्स्टेंटली देखने में आते हैं, मतलब रेगुलरली देखने में आएंगे। वो थोड़े थोड़े एपिसोड्स ऐसे आ जाते हैं जब वो हाइपरसेक्सुअल हो जाते हैं। तो सेक्सुअलिटी में भी बड़ा चेंज आना एपिलेप्सी का एक सिम्टम हो सकता है। इसी के साथ मोरालिटी को लेकर, मोरल जजमेंट, मोरल वैल्यूज को लेकर भी या तो उनके अंदर कंसर्न्स बहुत कम हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल वो इमोरल टाइप के दिखाई पड़ सकते हैं, एज इफ कि जैसे उनके अंदर कोई मोरल वैल्यूज ही नहीं बची। किसी किसी एरिया में ऐसा दिखाई पड़ेगा, पूरे तौर पे नहीं। और इसके उल्टा भी हो सकता है कि कई बार वो बहुत ज्यादा ओवर कंसर्न्ड हो सकते हैं मोरल वैल्यूज को लेकर। मतलब उनके अंदर ऐसा बिहेवियर दिखाई पड़ेगा कि जैसे बड़े ट्रेडिशनल टाइप के, बड़े कंजर्वेटिव से दिखाई पड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से उनमें काफी गिल्ट आ सकता है, क्योंकि अपने मोरल बिहेवियर को लेकर वो इतने सेंसिटिव हो सकते हैं कि उनको लगे कि वो बहुत सारी गलतियां कमिट कर रहे हैं। तो वो अपने ऊपर बहुत सारे रूल्स इंपोज कर देंगे ताकि वो एक स्ट्रिक्ट तरीके से बिहेव करें, हमेशा एक स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस में अपना बिहेवियर चले उनका। हर किसी के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, एक स्ट्रिक्टनेस आ सकती है उसको लेकर। दूसरों पर भी ये स्ट्रिक्टनेस को इम्पोज कर सकते हैं। तो वहीं इनमें कुछ एरियाज में मोरल बिहेवियर में कमी देखने में आ सकती है। मतलब कि गाली देना, दूसरे को धिक्कारना, उनको बुरा बुरा बोलना, हाइजीन और अपनी सेक्सुअल बिहेवियर को लेकर बिल्कुल एप्रोप्रिएटनेस ना रखना, इमोशनल एक्सप्रेशन के टाइम पर बिल्कुल सही गलत की पहचान ना रखना, जो कि ऑब्वियसली रिलेटेड है उनकी इमोशनल हेल्थ से भी। तो इमोशनल हेल्थ बिगड़ेगी, थिंकिंग बिगड़ेगी, बिहेवियर्स में एक्सट्रीम चेंजेस आएंगे, तो मोरल वैल्यूज और मोरल बिहेवियर पे भी फर्क आ जाएगा। कुछ पेशेंट्स बड़े इरिटेबल, चिड़चिड़े से और गुस्से में दिखाई पड़ सकते हैं। हमेशा ऐसे लगेगा कि जैसे बड़े अलर्ट और बड़े एक्टिव हैं और गुस्सा करने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं। तो वहीं कुछ पेशेंट्स बड़े डरपोक से, बड़े एंग्शियस से, बड़े अलूफ से, इमोशनली अलूफ से दिखाई पड़ने लग सकते हैं। और वो बड़े ही एंग्शियस से, घबराए हुए, हमेशा चिंतित रहने वाले, दूसरों से दूर भागने वाले, ऐसे दिखाई पड़ सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने में आती है कि कुछ एपिलेप्सी के पेशेंट्स तो बड़े पॉजिटिव एक्सप्रेशन देते हुए दिखाई पड़ते हैं अपनी लाइफ में। मतलब वो पॉलिटिक्स में, आर्ट्स में, साइंसेस में, रिलीजन में बहुत एक्सेल कर लेते हैं, मतलब बहुत तरक्की कर लेते हैं। ऐसे हिस्ट्री में लोग देखे गए हैं जो कि एपिलेप्सी के पेशेंट रहे हैं, बट फिर भी वो लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। और दूसरी तरफ एपिलेप्सी के पेशेंट्स में साइकोटिक डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और एंजाइटी के डिसऑर्डर्स, ओसीडी, ये सब भी देखने में आते रहे हैं। तो एक नेगेटिव साइड है और एक बिल्कुल पॉजिटिव साइड है जो कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स में दिखाई देती है। और एपिलेप्सी कई अलग अलग तरह की होती है, तो उसमें भी अक्सर बड़े सारे डिफरेंट चेंजेस देखने में आते हैं कि किसी टाइप की एपिलेप्सी में तो पॉजिटिव चेंजेस देखने में आएंगे, किसी में नेगेटिव ज़्यादा देखने में आएंगे। किसी टाइप की एपिलेप्सी में डिसफंक्शन जो है बिहेवियर और पर्सनैलिटी का वो ज़्यादा होगा, तो किसी में कम होगा। और अलग अलग शोध अलग अलग तरह की फाइंडिंग्स बताती हैं। पर ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी और बिहेवियर्स में बहुत बड़े चेंजेस देखने में आ सकते हैं उन लोगों में जिन लोगों में एपिलेप्सी रही है। और शोधकर्ता जो हैं वो बताते हैं कि वही ड्यूरेशन ऑफ एपिलेप्सी, सीजर्स की फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ एज ऑफ ऑनसेट ऑफ एपिलेप्सी, मतलब किस उम्र में शुरू हुई एपिलेप्सी, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स, वेरिएबल्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि किसी पर्सन में कितना डिसफंक्शन होगा उसके बिहेवियर और पर्सनैलिटी में, क्योंकि उसे एपिलेप्सी है। तो एपिलेप्सी में जो दिमाग जो है वो कमज़ोर सा हो सकता है, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी में रिजिडिटी देखने में आ सकती है और एंजाइटी, एवॉइडेंट नेचर देखने में आ सकता है, क्योंकि व्यक्ति जो है एपिलेप्सी का वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर रहने की कोशिश करेगा, उसको डर लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो कई सारे काम जो रोज़मर्रा के हैं उसको कर नहीं सकता, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये अक्सर देखने में आते हैं उन लोगों में जिनको कि एपिलेप्सी होती है। तो डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि भाई हमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो इनके अंदर कोई ट्रीट नहीं करना, क्योंकि कोर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, वो तो इनमें पूरे तौर पे देखने में नहीं आते। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं
वो काफ़ी सीवियर पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस शो करेंगे एपिलेप्सी के पेशेंट्स के मुकाबले। तो पूरी तरह से तो हम नहीं कहेंगे कि इनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और इन बीमारियों को साइकेट्रिक वाली जो होती हैं, इनको तभी डायग्नोस किया जाता है जब इनका कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज ना हो। तो एपिलेप्सी की वजह से होने वाले जो पर्सनैलिटी चेंजेस हैं उनको तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट हम ये नहीं कहेंगे कि इनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो इनके इस डिसऑर्डर को ट्रीट किया जाए। उसी तरह से हम इनके अंदर आने वाले डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर को भी सिर्फ इसी तरह से ट्रीट करेंगे कि हम इनके अंदर डिसफंक्शन को या इनकी ओवरऑल जो फंक्शनल इंपेयरमेंट है उसको ट्रीट करना चाह रहे हैं, कि एपिलेप्सी के कारण या एपिलेप्सी के रहते हुए जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी या पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आए हैं उनको दवाओं से या उनको काउंसलिंग या थेरेपी से कैसे ठीक किया जाए और इस पर्सन को, इन पेशेंट्स को कैसे अपनी लाइफ में फंक्शनल बनाया जाए, ये सारा जो पर्पस होता है ये ट्रीटमेंट का होता है। तो ट्रीटमेंट इनकी बीमारी को ट्रीट नहीं करेगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि इनको बीमारियां हो गई हैं। हालांकि कुछ पेशेंट्स में बीमारियां प्रॉपर डेवलप हो जाती हैं, बट जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं इनको मैनेज करने को, रेगुलेट करने को टारगेट करेगा इनका ट्रीटमेंट और थेरेपी। तो पेशेंट्स के अंदर किसी तरह का एंजाइटी या डिप्रेशन का डिसऑर्डर आ रहा हो, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो रहा हो, पैनिक अटैक हो, एंजाइटी के अटैक हो, साइकोटिक बिहेवियर आ रहे हो, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स ये सब डेवलप हो रहे हो, ओसीडी डेवलप हो रहा हो, इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया की प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हो, इन सारे सिम्टम्स को ट्रीट करने पर जो उनका इंटरवेंशन है, ट्रीटमेंट है, वो टारगेट करता है। सिम्टम्स से रिलीफ चाहिए। साथ ही साथ ये बहुत जरूरी होगा कि सीजर के जो पेशेंट्स हैं, मतलब एपिलेप्सी के, उनके अंदर रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि उनकी मेंटल हेल्थ को और ओवरऑल जो बिहेवियरल और पर्सनैलिटी के जो डिस्टर्बेंस हैं उनको अफेक्ट करने के लिए बड़े कारण हो। ऐसे रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पहचान कर सही टाइम पर वक्त रहते इन लोगों को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। जब ये या तो बहुत इनिशियल फेजेस पे हो अपनी डिस्टर्बेंस शो करने के, हो सकता है कि दो एपिलेप्टिक सीजर्स के जो एपिसोड्स हुए हैं उसके बीच में कुछ ऐसा टाइम आइडेंटिफाई कर लिया जाए जिसमें ये पेशेंट्स ज्यादा डिस्टर्बेंस दिखाई देते हैं, या ये कुछ ऐसे स्ट्रेसर्स एक्सपीरियंस करते हो अपने एनवायरनमेंट से, अपनी रिलेशनशिप से, जो कि या तो इनके सीजर को ट्रिगर कर देते हो, क्योंकि स्ट्रेस में अक्सर सीजर्स का जो ट्रिगर है वो अक्सर देखने में आता है, या ओवरऑल इनकी बिहेवियरल और मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने के लिए भी इन स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ताकि इनकी ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है, कैपेसिटी है स्ट्रेस टॉलरेंस की, और इनका जो डेली लाइफ के स्ट्रेसेस को डील करने की जो एबिलिटी है उसको भी इंप्रूव किया जा सके। तो ओवरऑल इनकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर में एक हेल्दी चेंज लाने के लिए इनके अंदर रिस्क फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और अगर वो सिम्टोमेटिक लेवल तक साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, ताकि उनको सही तरीके से सही टाइम पर मैनेज किया जा सके, या तो दवाइयों से या फिर काउंसलिंग या थेरेपी से। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वीडियो को शेयर करें जिसको इन वीडियो की मदद से काफ़ी मदद मिल सकती है, काफ़ी जानकारी से वो अपने लिए डायरेक्शन हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आप इसी तरह की मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को और ज़्यादा मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं और इस जानकारी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। धन्यवाद।